अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। मुल्क की सैर करना किसको अच्छा नहीं लगता। कौन से वो लोग हैं अल्लाह ताला जिनको ये मौके मुहैया कर देता है और वो अपने शौक़ की तस्कीन कर लेते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो किसी वजह से किसी मजबूरी के तहत अपने शौक़ को पूरा नहीं कर सकते। तो मेरा मिशन है ऐसे लोगों के लिए ट्रैवल लॉग लिखना, जिस मुल्क में जाऊँ वहाँ के बारे में लिखना, ताकि वो बहुत सारे लोग भी मेरे साथ उस मुल्क की सैर कर सके जहाँ वो किसी भी वजह से नहीं जा सके। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, और कोई और घर की मजबूरियाँ हो सकती हैं जो उनको अपने शौक़ के अंदर हाइल नज़र आती हैं। जी हाँ, तो ऐसे ही लोगों के लिए मेरे सफ़रनामे मौजूद हैं जिनको पढ़ के लोग जब मुझे कहते हैं कि आपका सफ़रनामा पढ़ के हमें ऐसे लगता है जैसे हम खुद उस मुल्क की सैर कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है। जी हाँ, तो आज मैं आपको श्रीलंका की सैर करवाती हूँ। चलिए चलते हैं श्रीलंका में हम घूम रहे हैं और वहाँ मैं आपको हाथियों का यतीम खाना दिखाती हूँ। आप हैरान हो रहे हैं ना? जी हाँ, मुझे भी सुन के बहुत हैरत हुई थी। ये हमारे गाइडेड टूर का हिस्सा था और अब हम चलते हैं हाथियों का यतीम खाना देखने। जी हाँ, अच्छा जी, आगे चले तो हमारा अगला पड़ाव जिस जगह था, इसका नाम था हाथियों का यतीम खाना। ये जगह पीनावाला कहलाती है। ये जगह हमारे टूर का हिस्सा थी। हाथियों का यतीम खाना बड़ी अजीब सी बात लग रही थी हमें, अगरचे इस जगह का टूर यहाँ का लाजमी जुज़ है। 700 रुपये फ़ी का टिकट था। बड़ा सा एक अहाता था जिसके गिर्द मुल्क के सयाह, बूढ़े, नौजवान और बच्चे सभी शामिल थे। इंतहाई शौक़ से हाथियों को देख रहे थे और मतवातर फ़ोटोज़ बना रहे थे। बेबी हाथी यानी बेबी एलिफेंट्स यानी बच्चे हाथी अहाता के अंदर थे, जबकि बड़े हाथी मैदान में घूम फिर रहे थे। कच्चा मट्टी आलूद मैदान, सर पर चमकती धूप और गोरे सयाह इंतहाई लुत्फ़ अंदोज़ होते देखकर हमें ये सोचना पड़ा कि शायद उन्होंने कभी हाथी देखे ही नहीं होंगे। हमने थोड़ी देर बेबी हाथियों को देखा और फिर साया की तलाश में वहाँ से हट के एक तरफ हो गए। हाथी और यतीम खाना, हाथी और यतीम खाना, मैंने पूछा तो गाइड ने बताया कि यतीम हाथी इसलिए कहा जाता है कि जंगल में हाथी के बच्चे बेसहारा फिरते नजर आए तो महकमा हैवानात इन्हें पकड़कर इस अहाता में ला रखता है। जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो फिर इनसे बार बर्दारी वगैरह का काम लिया जाता है। यतीम हाथी बच्चों की आमद का सिलसिला इस तरह से जारी रहता है। इस वक्त तकरीबन 60 के करीब बच्चे यानी बेबी एलिफेंट्स इस अहाता में मौजूद थे, यानी इस इनक्लेव में 60 के करीब बेबी एलिफेंट्स मौजूद थे। इनका खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है और इनकी देखभाल के लिए मुलाज़मीन भी मौजूद होते हैं। ये जगह श्रीलंका आने वाले सयाहों के लिए खसूसी कशिश का हामिल बन चुकी है। हर बेबी हाथी को रोज़ाना 2 बार यानी सुबह शाम 6 लीटर दूध पिलाया जाता है, जो कि एक तकरीब यानी एक शो के ज़रिए सयाहों को दिखाया भी जाता है। सुबह 9:15 से 10 बजे तक 9:15 से 10:15 बजे तक ये शो होता है और दोपहर को 1:30 बजे इस वक्त बेबी हाथियों का फीडिंग टाइम होने वाला था। यानी इस वक्त जब हम वहाँ गए तो उस वक्त दोपहर के टाइम का फीडिंग टाइम था और हम इस इंतज़ार में साया में जगह तलाश करके बैठे थे। बड़ा हाथी एक दिन में 300 किलोग्राम पत्ते खाता है और ये पत्ते पाम और कोकोनट के होते हैं। मादा हाथी यानी हथनी 24 माह तक हमला रहती है, फिर एक बच्चा देती है और इसके 6 माह बाद दोबारा हमला हो जाती है। ये हक़ाइक़ हमें गाइड ने बताए थे, जो मैंने इसी वक्त अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिए, वरना हाथियों पर मेरा कोई ज़ाती रिसर्च नहीं है। दोपहर 1:30 बजे बेबी हाथियों के फीडिंग शो का ऐलान हुआ और लोग भाग उधर पहुँचे। बड़े बड़े ड्रमों में, बड़ी बड़ी 2 लीटर वाली बोतलों में
दूध भर के बड़े बड़े निप्पल लगा के बेबी हाथियों के मुंह में डाले जा रहे थे। यकीनन बालिश्त भर लंबा चौड़ा ये निप्पल ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए ही बनाए जाते होंगे। बेबी हाथी के पाँव में जंजीर बांध के इसे खूंटे के साथ बांधा हुआ था। शो में 4-5 बच्चे हाथी यानी बेबी हाथी थे जिनका फीडिंग का मुजाहरा हो रहा था। चंद गोरे सयाह बड़े शौक से बोतल पकड़ के हाथी को फीडिंग करवाते हुए फोटोज बनवा रहे थे। बहुत से सयाह आईपैड पर मूवी बना रहे थे। इनका जोशो खरोश और इश्तियाक हमारे लिए दीद नहीं था बजाय के हाथियों की फीडिंग के। यानी हम हाथियों की फीडिंग देखने से ज़्यादा इन टूरिस्ट जो थे, जो सयाह थे, उनका जोशो खरोश, जिस तरीके से वो खुश हो रहे थे, मूवीज़ बना रहे थे, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर बहुत हफ्स था, इसलिए हम शो के ख़त्म होने के मुंतज़िर थे। हम कह रहे थे जल्दी से ये शो ख़त्म हो। वैसे भी हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा अजीबोगरीब नहीं था। बैठने की जगह ही कोई ना थी। सभी लोग खड़े खड़े शो देखकर बेहद लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। यहाँ पर फिर मेरे दिल से हुक उठी और मुँह से काश निकला। ये सोच करके इस कदर आम से शो को श्रीलंका ने सयाहों के लिए कशिश का बायस बना रखा है, जबकि हमारे अपने मुल्क में बेशुमार और बेहद दिलकश शोज़ हो सकते हैं जिनको सयाह देखकर वाकई अश कर उठे। हमारे इलाकाई रक्स, फैशन शो, हैंडीक्राफ्ट, गर्ज बहुत कुछ है जिससे हम भी शोहरत और ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हमने यहाँ अपने टूर के दौरान जो जो कुछ देखा, वतन अजीज़ को याद करके बस दुआ ही की कि कभी हम भी श्रीलंका की तरह दहशत गर्दों से अपने मुल्क को पाक कर सकें। बेबी हाथियों को दूध पिलाने की रस्म देखने के बाद अगला मरहला हाथियों के गुस्ल को देखने का था, जो कि दरिया के किनारे कदरे फासले पर था। इसलिए हम बजरिया गाड़ी रवाना हुए। हम वहाँ से निकले तो चाय की शिद्दत से तलब हो रही थी। ताज्जुब है कि चाय उगाने वाले मुल्क में हमें कहीं भी चाय खाने या खोखे दिखाई नहीं दिए। जिस तरह पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पर चाय बिक रही होती है। कदम कदम पे आप मरी जाएं तो रास्ते में कदम कदम पे आपको चाय के खोखे नज़र आएंगे। हम अभी इस बात पर तबादला ख्याल कर ही रहे थे कि एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। गाड़ी रोकी और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर चारों तरफ से ओपन से इस रेस्टोरेंट में पहुँचे। बुफे टेबल सजी थी जिस पर कोई भी ऐसा खाना नहीं था जो हमारे लिए शनासा होता। गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियाँ लगी थी। सयाह मेज़पोशों के साथ सयाह यानी ब्लैक मेज़पोशों के साथ सफ़ेद नैपकिन सजे थे, बहुत खुशनुमा लग रहे थे। हमने कुछ डिशेस का ऑर्डर दिया और बाहर बालकनी में आकर फ़ोटोग्राफी करने लगे। हम काफ़ी ऊंचाई पर थे। ये जो रेस्टोरेंट था ना, ये काफ़ी ऊंचाई पर था। अच्छा जी, नीचे दरिया बह रहा था। हमने देखा किनारे पर पानी के अंदर 2-4 हाथी लेटे थे और गुसाल इन पर चढ़े साबुन ब्रश वगैरह से इन्हें गुस्ल देने की रस्म सर अंजाम दे रहे थे। गोरे सयाह करीब खड़े बड़े शौक से इस रस्म को देखकर कैमरा में महफूज कर रहे थे या फिर मूवी बना रहे थे। हमने बालकनी में खड़े खड़े कैमरे को जूम करके इनकी फ़ोटोज़ बना ली और फिर वापस अपनी टेबल पर आ गए। खाना गरम गरम और मज़ेदार था, बल्कि बैंगन की एक डिश जब मैंने तारीफ़ की तो ड्यूटी पर मौजूद बैरा कुक को भी बुला लाया और इसने खुश होकर बैंगन की इस डिश की तरकीब यानी रेसिपी भी बता दी, जो कि मैंने पाकिस्तान आकर बनाई और सबको पसंद आई। खाना इतना वाफर था कि मैंने खाना इतना वाफर मिकदार में था कि हम चारों ने ये श्रीलंकन डिशेस सैर होकर खाई। फिर मज़ेदार चाय पीने के बाद माहौल की सफाई, अमला की सर्विस और जगह की खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए बाहर निकले, बल्कि नीचे उतरे और गाड़ी में बैठकर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हम इस वक्त एक गाइडेड टूर के साथ नहीं गए थे, बल्कि हम 2 कपल्स मिल के यानी एक हम 2 और 2 हमारे फ्रेंड जो थे, हस्बैंड एंड वाइफ, डॉक्टर
اظہر اور ڈاکٹر تبینہ، یہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے بہت انجوائے کیا تھا سری لنکا کا اپنا یہ ٹور، بہت انجوائے کیا تھا۔ آگے ہے ایلیفینٹ ڈنک فیکٹری، یہ بھی ایک ڈنک فیکٹری ہے جس میں ہمیں ٹور کے دوران لے جایا گیا۔ کولمبو سے کینیڈی تک کے 115 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کرتے ہوئے ہم نے اتنا کچھ دیکھا کہ انہیں ایک روز کے سفر پر پورا ایک سفر نامہ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ ڈنک فیکٹری کیا تھی؟ وہ یہ تھی، میں آپ کو جلدی سے پڑھ کے سناتی ہوں۔ فیکٹری کے باہر ہاتھیوں کے مجسمے اور بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں۔ دراصل یہ پو پاپا فیکٹری تھی، یعنی ہاتھیوں کے فضلہ کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد رف سا کاغذ بنایا جاتا ہے۔ اس کو فلم کے ذریعے دکھایا جا رہا تھا۔ فیکٹری کے اندر شیلفوں پر اسی فضلے سے بنے کاغذوں کی کاپیاں، نوٹ بکس، ڈائریاں، کیلنڈر، چارٹس، غرض بہت سی ایسی اشیاء جو کاغذ سے بن سکتی تھی، بیگز و سجاوٹی اشیاء، سبھی کچھ سجا تھا۔ پہلے تو ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے مجھے گھن سی محسوس ہوئی، جب ان پر لکھی قیمتیں پڑھی تو پھر ہاتھ لگانے کی ویسے ہی ہمت نہ ہوئی۔ اس عجیب سی ایجاد پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم فیکٹری سے باہر نکلے۔ ان چیزوں کی آمدنی کے نفع کو ہاتھیوں کی بہبود پر لگایا جاتا ہے۔ کولمبو سے کینیڈی تک کے 115 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کرتے ہوئے ہم نے اتنا کچھ دیکھا کہ اس پورے ایک دن کے سفر کو ہم تحریر اگر میں کروں نا تو پورا ایک کمپلیٹ سفر نامہ بن سکتا ہے۔ پھر بوٹینیکل گارڈنز ہیں، پھر ٹورسٹ گاؤں ہے، پھر جناب کینیڈی میں پہلا روز ہے، پھر بدھا کے دانت کا مندر ہے، پھر جناب جی یہ سارا سفر نامہ سفائر کا تعارف، یعنی نیلم جو ایک پتھر ہے نا، اس کے ہم ایک فیکٹری میں گئے جہاں پہ یہ جواہرات کی فیکٹری تھی، اور اس فیکٹری کے کئی حصے تھے۔ سب سے قبل میں ایک چھوٹے سے سنیما روم میں بٹھایا گیا۔ ہال اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں صرف 10-12 کرسیوں کی گنجائش تھی اور سامنے سکرین تھی۔ فلم میں سری لنکا کے مزدور زمین کھودتے پھر نیچے گہرائی تک جا کر قیمتی پتھروں کو تلاش کرتے دکھایا گیا تھا۔ بہت ہی صبر آزما کام تھا اور مقامی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے مراحل دکھائے جا رہے تھے۔ یہاں کے بعد ایک ہال میں لے جایا گیا بہت، جس میں دلکش شو کیس رکھے تھے جن کے اندر یہ قیمتی پتھر اصلی حالت سے لے کر تراشیدہ حالت تک کے سجے تھے۔ ڈیوٹی پر معمور مینیجر قسم کے سری لنکن نے بتایا کہ ہیرا بھی حقیقت میں سفائر ہی ہے۔ سفائر سب سے قیمتی پتھر ہے، روبی بھی سفائر کی ہی ایک قسم ہے۔ ہم نے پوچھا کہ قیمتی اور کم قیمتی پتھروں میں کیا کوالٹی کا فرق ہوتا ہے؟ جواب ملا کہ کوالٹی سب کی ہی برابر ہوتی ہے، صرف وزن کا فرق ہوتا ہے۔ یا سفائر کی قیمتیں سن کر ہمارے کان بھی سن ہو گئے۔ سفائر کی ایک انگوٹھی قیمت 10 لاکھ روپے تھی۔ اس طرح بندے اور ٹاپس بھی تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کو شاباش دی کہ جنہوں نے اتنے قیمتی سفائرز کی زیارت کی۔ اس سے اگلا کمرہ ورک شاپ تھا جہاں کاریگر آنکھوں پر خاص قسم کے شیشے لگائے انتہائی قیمتی زیورات تشکیل دے رہے تھے۔ ہیروں اور دیگر پتھروں کی کٹائی کا کام بھی ہو رہا تھا۔ ہیرا بنتا ہی کٹائی کے بعد ہے، ورنہ تو وہ کوئلہ ہی کہلاتا ہے۔ اس طرح روبی اور سفائر کے علاوہ بہت سے پتھروں کو تراشا جا رہا تھا۔ ہم اس جگہ آ کر ہیروں سے زیادہ سفائر سے امپریس ہو رہے تھے۔ ہیرے بنتے ہوئے میں نے ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھے ہیں۔ ہیرا جب نکلتا ہے تو وہ ایک بالکل کالا سا پتھر ہوتا ہے، سمجھے کہ کوئلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ ہیرے کی چمک دمک لے کے دینے کے بعد تراشنے کے بعد ہیرے کی چمک دمک اس میں آتی ہے تو پھر اس کی قیمت اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ ادروائز تو وہ اسی طرح انسان اگر اپنے آپ کو تراشے، سنوارے، اپنی امپرومنٹ کرے، اپنی گرومنگ کرے تو کوئلے سے وہ بھی ہیرا بن سکتا ہے۔ جی آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے بتائیے گا کہ میرا یہ کہنا صحیح لگا آپ کو؟ آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا میرے ساتھ، اور میرے اس کہنے کو تائید کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر میں سنانے لگوں اپنی 28 صدر کتابوں کے
تھوڑے تھوڑے پورشنز بھی تو میرا خیال ہے مہینوں اس میں لگ جائیں گے. لیکن اینی ہو آپ نے فرمائش کی ہے، آپ کی فرمائش میری سر آنکھوں پر، تو میرے ہاتھ یہ کتاب لگی تو اس میں سے میں نے کہا چلو سری لنکا کی آپ کو آج میں سیر کرواتی ہوں. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ، اسٹے بلیس، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور آپ اپنے لیے بھی خوشیاں سمیٹیے. اپنی ذات کو لک آفٹر کرنا، اپنی ذات کو اہمیت دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ خوشیاں بانٹ رہے ہیں، کیونکہ آپ ذہنی، جسمانی، ایموشنلی، فزیکلی جس صحت مند ہوں گے تو آپ سب میں خوشیاں بانٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ خود ہی صحت مند نہیں ہیں کسی بھی لحاظ سے تو پھر آپ دوسروں کے لیے بھی آزار کا باعث بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، اپنا خیال رکھیے، اپنی ایموشنل ہیلتھ کا، اپنی فزیکل ہیلتھ کا، اپنی روحانی ہیلتھ کا، ہر طرح سے آپ کا خیال جو ہے آپ نے خود رکھنا ہے. دوسروں سے توقع نہ کریں کہ وہ آپ کا خیال رکھیں گے. آپ نے خوشیاں اپنے لیے خود سمیٹنی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اوکے، اللہ حافظ.